आज हेलो सर। नमस्ते। हेलो मैम। नमस्कार। हम लोग एक फ्रेम मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हम लोग एक वर्टिकल फ्रेम में स्क्वीज कर रहे हैं। यस यस मैम, यस सर, इट्स नो प्रॉब्लम, इट्स ओके इट्स ना। फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। यस मैम। तो प्लीज़ बताइए कि कैसे हैं आप लोग और आपका क्वारंटाइन पीरियड कैसा चल रहा है? भाई देखिए, हमें तो क्वारंटाइन पीरियड तो सबका सेम ही चल रहा है, ठीक है ना। जी। कैचअप। पर फिर आपका क्या रूटीन आजकल, क्या रूटीन रहता है आपका? लाइक घर पे रहते हैं तो? रूटीन देखिए, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग यही रूटीन फॉलो कर रहे हैं कि हेल्थ पे थोड़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं, विच मीन्स के थोड़ा जी जी। एक्सरसाइज वगैरह हो जाए, मॉर्निंग वॉक हो गई या इवनिंग वॉक हो गई, ठीक है। हम्म। और फिर घर की सफाई वगैरह में थोड़ा टाइम निकल जाता है। जी। बाकी आप लोगों के साथ वीडियो वगैरह करते में निकल जाता है। खाना मैं बनाता नहीं, बहुत मुझे बढ़िया जरूरत नहीं सर। है बनाने की। इनका थोड़ा टाइम खाने में भी निकल जाता है बाकी। पर एक्चुअली शुरुआत हम ट्राई करते हैं कि हमने जैसे पहले थी जिंदगी के। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, योगा करती हूँ, ये उठ जाते हैं 5:30, अपनी वॉक वॉक की तैयारी जी करते हैं, योगा करते हैं। तो हमने जी डिसाइड जी। किया कि हम वही टाइमिंग रखेंगे ताकि बॉडी हमारी वैसे ही चलती रहे। बाकी खाने जी का जी। ये है कि हर रोज आजकल फरमाइशें होती हैं कि अब ये बनाते हैं, अब ये बता दीजिए, अब ये देखो उसने जी वो भेज दिया है रेसिपी, तो तुम ये क्यों नहीं जी बना मैम, रही हो। आजकल यही चल रहा है। तो जी, टिकटॉक बस, पे वीडियोस बनती रहती हैं हाँ, और वो एंड फिर हर कोई भुगतना हमें पड़ता है। पर सिर्फ ये कभी कभी पोस्टपोन कर देते हैं कि हाँ नहीं आज नहीं बनाएंगे, 2 दिन बाद बनाएंगे, बस। जी जी जी। अभी बाकी ठीक है। बहुत बढ़िया। पहले कोई मीटिंग के लिए बोलता था तो कहते थे कि भाई फ्री नहीं है तो इस दिन की मीटिंग करेंगे। आप किसी को बोलोगे भाई हम जूम मीटिंग के लिए अवेलेबल नहीं आ रहे और करके रहे हो, चलो ना आओ। तो मेरे ख्याल से अभी ज्यादा बिजी हैं हम लोग। जी जी जी, बिल्कुल। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लाइक मैं अपने ऑडियंस को भी बता रहा था कि आप दोनों ही आईआईटी दिल्ली के एलुमनाई हैं। और सर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है और आप इवन रैनबैक्सी के यंगेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। तो सर इस सब के बीच में ड्रामा टेक का आइडिया कहाँ से आया? प्लीज़ हमें उसके बारे में बताइए। आपने जो सवाल किया है वो एक्चुअली मेरे 16 साल की लाइफ का सवाल है। तो इसको मैं थोड़ा सा नैरो जी डाउन कर दूंगा क्योंकि आगे चल के भी बातें करनी है, नहीं तो मैं ही बोलता रह जाऊंगा। जी जी, श्योर श्योर तो श्योर। मैं आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग करके 1980 में बॉम्बे में थी। तो वहां से मैंने फिर दिल्ली में असाइनमेंट जो ली वो रैनबैक्सी में थी इन 1984। ओके। तब तक जी। एक तरह से 4 साल जिंदगी के गुजर चुके थे। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर की आप बात कर रहे हैं, यंगेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर रैनबैक्सी, वो मैं बना हूँ 1996 में। वो 16 साल एक ओके। तरह से। तो वो मैं रैनबैक्सी थाईलैंड का पहले बना था मैनेजिंग डायरेक्टर। सो वो वहाँ का है, तो वहां तक जाने की अभी जरूरत नहीं है हमें। ओके। जब जब मैं 1984 में लौट के आया तो उस समय जी। हमारे आईआईटी के कुछ लेट्स से बैचमेट्स, इसलिए बोल रहा हूँ कि होता ये है कि 5 साल की जिंदगी में आप करीब करीब 5 बैचेस कम से कम आपके आगे पीछे आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, ठीक है। जिस साल आप जी ज्वाइन किए बिल्कुल। उस साल कोई आपके सीनियर्स पास आउट हो रहे होते हैं, और जब आप निकल रहे होते हैं उस समय कोई जूनियर्स ज्वाइन किए होते हैं उससे 1 साल पहले, जी राइट। तो जी। एक तरह से लगे कि मैं 1980 का मेरा जो पास आउट ईयर था, और 78 से लेके 82 के बीच के जो कुछ हमारे बैचमेट्स थे वो वो उस समय दिल्ली में थे। उनमें से ओके। 4 लोगों ने मिलके एक ही आइडिया ऑलरेडी फ्लोट किया हुआ था कि हम लोग मिलके एक थिएटर ग्रुप बनाते हैं विद द नेम ड्रामाटेक, और उसका एक तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह शुरू कर दिया था। पहले 2 नाटक उन्होंने उठाए, वो जो एक तरह से पहले किए हुए थे, खुद अच्छा। किए हुए थे, आईआईटी में किए हुए थे, या किसी ने पहले हमारे साथ किया हुआ था वो नाटक, तो वो उठाए ताकि वो आसानी से फिर ड्रामाटेक एक तरह से शुरू हुआ। हम जी। लोग दिल्ली आए हैं 1984 में, और 84, हाँ हाँ 1984 में। और उस जी समय रेनू प्रेग्नेंट थी और हमारा बेटा जी जून 1984 में पैदा हुआ। तो जी एक तरह जी। से मैं ड्रामाटेक के एज अ फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया है अराउंड 6 मंथ्स आफ्टर दैट, मींस विंटर ऑफ 1984। ओके। तो अब ये सारे लाइक माइंडेड लोग थे, हम लोगों ने थिएटर आईआईटी में भी साथ में किया हुआ था, राइट। या तो हमारे सीनियर्स जिनके साथ जिन्होंने हमसे थिएटर करवाया था, या हमारे जूनियर जिनको हमने थिएटर करवाया था। तो एक तरह से हम जी लोग वो सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर फिर ये ड्रामाटेक फॉर्म किया। आइडिया ये था कि जी हम जी। लोग थिएटर साथ में कर ही रहे थे तो अभी करते रहे।
उस समय इसकी हाँ कितनी कमिटमेंट होगी ये सब नहीं मालूम था, राइट। जी और वो जी मेरे ख्याल से आगे चल के कहीं ना कहीं इन चीजों को हम लोग कवर करेंगे, आपको 45 मिनट 1 घंटा जी बात करने वाले हैं हम लोग। तो जी जी बिल्कुल 1984 में, आज से करीब करीब 35-36 साल पहले ड्रामाटेक का जन्म हुआ, और उसके बाद ऑफ कोर्स आज तक चल रहा है। जी बिल्कुल। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप एक एक्टर होने के साथ साथ एक डायरेक्टर भी हैं, तो आप क्या हमसे शेयर करना चाहेंगी कोई ऐसा रोल, कोई चैलेंजिंग या कोई मेमोरेबल रोल जो आपने किसी से करवाया हो, और आपकी कोई मेमोरी जो हमसे आप शेयर करना चाहें? सबसे चैलेंजिंग रोल जो मैंने एज अ डायरेक्टर किसी एक्टर को प्रिपेयर कराया वो था शाइलॉक का रोल, जो संजीव ने किया मेरे प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ओके इसलिए क्योंकि एज ज्यादा करके सब लोग जानते होंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक ही मेन कैरेक्टर है, जिसके इर्द गिर्द जी पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। और जी शेक्सपियर ने शाइलॉक को एक काफी, उसको जो स्पेशली जो उनको डायलॉग्स और ये सब जो दिया था, उस नाटक का एसेंस ही शाइलॉक के डायलॉग्स थे। तो मुश्किल इसलिए क्योंकि संजीव एक ख्याति एक्टर हैं, बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं, लेकिन हर एक अच्छे एक्टर की एक पर्टिकुलर ट्रैक होता है जो वो शुरू कर देते हैं कि हम इस तरह हम इस रोल को लेके जाएंगे। मेरे दिमाग में शाइलॉक का कैरेक्टर एक तरह का एक कैरेक्टर था। मैं शाइलॉक को सिर्फ प्योर ब्लैक कभी भी दिखाना नहीं चाहती थी, मैं उसको एक इंसान दिखाना चाहती थी। तो इसलिए मुझे एक्टिंग उस तरह की चाहिए थी कि वो एक इंसान है जो जी जी अपने किरदार को आगे पेश कर रहा है। ठीक है, उसमें खामियां हैं, शायद कुछ ज्यादा खामियां हो, लेकिन एक इंसान है, प्यार भी करता है लोगों से, सब कुछ। तो संजीव को कई बार रोकना कि बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना है, और फिर अंग्रेजी पे काम करना। कई एक्टर थे जो इनकी अंग्रेजी थी, इनको शेक्सपियरन इंग्लिश बोलनी थी, जो कि ज्यादा मुश्किल है नॉर्मल अंग्रेजी से। तो उस पे इनके साथ काम करना, तो इसीलिए मैं कहती हूँ मुश्किल, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन एक्टर को डायरेक्ट करना कुछ ज्यादा मुश्किलें पैदा करता है। और अगर मैंने मेरा ख्याल इस हिसाब में मैंने बहुत अच्छा काम किया। जी जी I totally बिल्कुल agree. बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो सर आपको यादों की जी आप बात जी बता रहे थे। तो जी जी हमने कुछ उसके 18-19 शो किए, और ओके कोई एक शो था श्री राम सेंटर में जो मुझे खास पसंद नहीं आया। मुझे नहीं लगा कि लोगों ने इतना बढ़िया उसमें काम किया, ज्यादा बढ़िया हो सकता था। तो हम जब गाड़ी में बैठे, नाटक के बाद हम लोग गाड़ी में बैठे, और इनका पहला सवाल हमेशा ये होता है कि नाटक कैसा गया। तो इन्होंने ये पूछा, और रेनू डायरेक्टर उसके बाद नहीं रुकी, क्योंकि मेरे हिसाब से इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी उस नाटक में कि ये जू हैं, शाइलॉक जू है, और इनकी जो बेटी है वो एक क्रिश्चियन लड़के से प्यार करती है, इसलिए वो सर को ढक के नहीं घूमती, वो अपना स्कार्फ हाथ में लेती है। जू लोग हमेशा सर को ढकते हैं, तो वो हाथ में लेती है स्कार्फ। ये अपनी बेटी को देखता है, और वो स्कार्फ उसके हाथ से लेके प्यार से उसको फिर से पहनाता है। मेरे लिए वो बहुत अहम चीज थी दिखाने के लिए कि वो उसको अपने रिलीजन और अपने बिलीव्स में कितना स्ट्रांगली बिलीव करता है कि उसको वो वापस स्कार्फ पहनाता है। वो लड़की खड़ी रही हमारी एक्टर स्कार्फ के साथ, ये हमारे एक्टर भूल गए कि उसे पहनाना है। तो उस चीज के लिए काफी कुछ सुनना पड़ा, जो कि मैं देखो आज तक माफ नहीं किया इन्होंने डायरेक्टर ने कहा, अब देखो पब्लिक के सामने माफ कर दो। जी मैम जी। सर आपको एक चीज़ डिफरेंशिएट करती है बाकी प्रोफेशनल से, वो ये है कि आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो इतना सक्सेस समाया ही, मतलब इतने आप सक्सेसफुल रहे, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपना पैशन भी फॉलो किया। और जैसे हमारी जो थिएटर सोसाइटी है, एलकेमी थिएटर सोसाइटी, तो इसमें भी बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो करंटली कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं और साइड बाय साइड थिएटर परस्यू कर रहे हैं।
तो आपके अकॉर्डिंग सर वो क्या पीस ऑफ एडवाइस आप हमें देना चाहेंगे कि हम कब सही टाइम पर सही डिसीजन ले पाए? बहुत बड़ा सवाल है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस इंटरव्यू के दौरान कम से कम जो यंग लोग आज के पैशनेट हैं और प्रोफेशनल भी हैं, नौकरी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, जी उनको कुछ आंसर मिल सके इस पूरे इंटरव्यू के दौरान। तो अभी मैं खाली एक श्योर छोटी सी बात बोलूंगा कि श्योर मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, कम से कम आईआईटीएंस के बारे में, कई मेरे से बहुत लोगों ने कई बार ये सवाल पूछा है कि आईआईटीएन हो और फिर भी यार थिएटर में इतने अच्छे या इतने, तो उनके लिए जी मेरा एक बड़ा एक सिंपल सा सवाल आंसर रहा है, वो ये है कि एक आईआईटीएन का मतलब है कि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, राइट? इसका मतलब ये जी नहीं कि वो बाकी चीजों में अच्छा नहीं था। बिल्कुल सर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफी चीजों में अच्छे होते हैं, लेकिन उनको अल्टीमेटली एक चीज चूज करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो जो एक आईआईटीएन जी है उसने ये चूज किया वो अपने 16 साल 17 साल की उम्र में कि भाई मैं इंजीनियर बनूंगा और आईआईटी में जाऊंगा, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत खूबियां हैं। वो खूबियां कब उभर के आएंगी उस पर डिपेंड करता है कि वो कब स्टेप क्या लेगा, राइट? जी तो पढ़ाई में अच्छा है, जिस दिन हम्म उसने उस चीज को लूज करना शुरू कर दिया तो फिर प्रॉब्लम आती है। अगर वो अपनी वो जो जी मेन खूबी है कि वो पढ़ाई में अच्छा है, इंटेलिजेंट है, दिमाग इस्तेमाल करता है, अगर वो सारी चीजें कर रहा है तो बाकी चीजें सिंपल हो जाती है, क्योंकि हम्म वो तो वो कर ही रहा है, साथ में दूसरी चीजें कर रहा है। जहां उसने दूसरी चीजें ज्यादा करनी शुरू कर दी, जो प्राइमरी चीज जिसकी वजह से वो आईआईटी में गया या जिसकी वजह से उसे नौकरी मिली, वो करना बंद कर देगा, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। तो ये इस समय पे मैं बिल्कुल इतना सर। ही बोलना चाहूंगा, आगे चल के देखते हैं कि कैसे और श्योर अच्छा सर बता सकता हूँ। श्योर। मैम आपको थिएटर का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मुझे पता लगा कि आप काफ़ी छोटी एज से स्टेज से एसोसिएटेड हैं। तो आपके अकॉर्डिंग हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू मेंटेन योर वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ एंड ऑन स्टेज? लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू बैलेंस योर ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज लाइफ? मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए जी ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रखती है कि मेरी दोनों साइड्स बैलेंस्ड रहें, और कोशिश यही रहती है कि दोनों साइड्स में मैं एक्सेल करूं। लेकिन घर के मामले में, हाँ, प्यार के मामले में, एज फार एज फैमिली इज कंसर्न, कभी कमी नहीं। वो मुझे, आई हैव टू रीच द पीक एज फार एज दैट इज कंसर्न। लेकिन हाँ, हो सकता है घर कभी गंदा हो, ये वो वगैरह, एनीवे वो सब मैं कर सकती हूँ। लेकिन थिएटर अगेन, उसमें मैं एक्सेल करूं और मेरा घर भी साथ साथ में मेरे चले। मैं हमेशा चाहती हूँ कि सब लोग, हम लोग साथ चलें, चाहे मेरे पेरेंट्स थे, कि मेरे इन लॉज थे, कि मेरे बच्चे। थैंकफुली हम दोनों, खैर थिएटर कीड़ा है ही हम में, तो बैलेंस मेंटेन करने में संजीव का बहुत बड़ा हाथ है कि ये बैलेंस रहता है। लेकिन जी बच्चों को भी हमने वैसे ही परवरिश दी कि मेरा बैलेंस रहे। उसी तरह जो भी मेरे घर में स्टाफ आता है उनको भी वैसे, रिलेटिव्स को भी साथ लेके। और मेरा ख्याल, जब लोग देखते हैं, जब हमारा काम थिएटर में देखते हैं और जब हमें घर पे देखते हैं, और जब उन्हें दिखता है कि हम दोनों जगह खुश हैं, तो उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि ये लोग जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी कि एक बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रहे जहाँ मैं ये दोनों चीज़ें कर सकूँ। हाँ, ये बहुत एक चीज़ है कि अगर घर पे आपकी कोई प्रॉब्लम रही है और आप जाते हैं अपनी रिहर्सल करने या रिहर्सल करवाने, वहाँ पे आप कुछ सोचते नहीं हैं, क्योंकि फिर आप भूल जाते हैं सब कुछ। लेकिन जी वापस आके आपको वो प्रॉब्लम तो फेस करनी है, तो वो भी आपको जल्द से जल्द अगर आप ठीक कर दें, तो आप फिर जब आप जाते हैं थिएटर के लिए, तभी भी आप ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो मेरे लिए, मुझे लगता है कि ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एंड आई I'm not one of those very powerful struggling actors जो हमारी इंडस्ट्री में हैं, जो इतनी मुश्किलों से निकल के भी वो इस पीक पे पहुंचे हैं। मेरे लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल। सर ये जो अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है। और जैसे मुझे पता लगा कि आप आईआईटी में बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे,
और पहले आप अपने हॉस्टल के ड्रामेटिक्स रेप थे, ड्रामेटिक्स रिप्रेजेंटेटिव थे, फिर आप कल्चरल सेक्रेटरी बने, देन ड्रामेटिक सेक्रेटरी, एंड फाइनली आप BRCA जो कि इंस्टीट्यूट की कल्चरल बॉडी है, आप उसके जनरल सेक्रेटरी बने और आपने रॉन्डेवू शुरू किया। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि रॉन्डेवू IIT दिल्ली का एक कल्चरल फेस्ट है और आज की डेट में वो एशिया के सबसे बड़े कल्चरल फेस्टिवल्स में से एक है। तो सर इस सब के साथ मतलब ये एक स्फीयर हुआ कि आपने पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करी, इसके साथ आप अपना पैशन फॉलो कर रहे थे, थिएटर कर रहे थे, और मैं समझता हूँ कि ये दोनों अलग स्फीयर्स हैं, और इसके साथ IIT दिल्ली का एकेडमिक प्रेशर। तो सर इन तीनों चीज़ों को आपने किस तरह से हैंडल किया, और कुछ टिप्स अगर आप हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट्स को देना चाहें। चलिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो हैं उसमें कुछ प्रेजेंट स्टूडेंट्स भी होंगे। जी जी बिल्कुल। मैंने शुरू में एक तरह से ये पार्शली ये बात कवर कर ली थी कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इन सारी चीजें जो आपने गिनवाई ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आती है, राइट? जी तो अगर ये एक्स्ट्रा करिकुलर है तो करिकुलर क्या है? करिकुलर हमारी इंजीनियरिंग है, राइट? ये क्लैरिटी अगर दिमाग में हो, और बहुत जरूरी है ये क्लैरिटी दिमाग में होना, क्योंकि ये जाके आगे भी हेल्प करती है कि भाई आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और आप साथ में थिएटर करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, राइट? अगर आपके बारे में ये क्लियर है कि मुझे अपने एग्जाम्स देने ही हैं और उनमें मुझे अच्छे मार्क्स लाने ही हैं, आप एक तरफ नहीं स्विंग कर सकते कि हाँ भाई मैं सारा का सारा अपना टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लगा दूंगा और जो मेरा मेन करिकुलर एक्टिविटी है वो मैं करूंगा नहीं या ढंग से नहीं करूंगा, ये नहीं कर सकते। ओके, सो यू हैव टू फाइंड टाइम, यू हैव टू स्ट्रेच द टाइम। आप भी कर रहे हैं, हमने भी किया IIT के दिनों में कि रात रात भर बैठ के हमने एग्जाम से पहले पढ़ाई करी है, और जो बहुत ही अच्छा था क्लास में या जो बैच में उसको पकड़ के गले से बंदूक लगा के जैसे भी कहा कि मुझे तो अभी रात में सिखा क्योंकि मेरा कल सुबह एग्जाम है और उससे पहले हम शो करके आए, राइट? तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सो इट इज फाइंडिंग द टाइम फॉर एवरीथिंग एल्स, ठीक है? सो जब फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में पहुंचे तो ड्रामेटिक्स रेप बने, फिर जैसे जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने तो कल्चरल रेप बने, फिर ड्रामेटिक सेक्रेटरी बने, फिर जनरल सेक्रेटरी। इन सब चीजों में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है और इसी के साथ साथ आपके करिकुलम का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, बिकॉज इयर्स आर गोइंग बाय, राइट? तो आपको ये मान के चलना है कि मैं वो प्रेशर उठा पाऊंगा नहीं उठा पाऊंगा। जो लोग उठा पाते हैं उनको ही ये स्टेप लेना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ ऐसे लोग भी थे कुछ जिन्होंने ये अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को ज्यादा अहमियत दे दी, और हमारे टाइम पे 5 साल का बैच होता था, 5 की जगह 7 साल में निकले वो, ठीक है ना? तो वो गलती है, मैं मानता हूँ वो गलती है, क्योंकि आगे जाके फिर वो आपको यही चॉइसेस हर साल में आते हैं कि क्या मैं एक चीज को साइड में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इट्स अ साइड एक्टिविटी, इट हैज टू बी ट्रीटेड लाइक अ साइड एक्टिविटी। जी, आप दोनों एक दूसरे से IIT में ही मिले, और मैम जो थी वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और सर बैचलर्स कर रहे थे। तो बेसिकली ये UG PG का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन हुआ। तो प्लीज उस स्टोरी के बारे में हमें बताइए कि किस तरह आप दोनों मिले और कैसे सब हुआ। आज भी मैं मास्टर्स हूँ, ये बैचलर्स है। As far as engineering is concerned, जी, पता नहीं, इसका सवाल तो बहुत आसानी में देंगे तो दो अलग सवाल हैं इसमें। एक के UG PG कैसे मिले, लेकिन UG PG का हॉस्टल एज फार एज गर्ल्स हॉस्टल उस समय एक ही था, कैलाश हॉस्टल। वो लोग अलग अलग नहीं थे। हमारे जमाने में UG PG के हॉस्टल्स जो बॉयज हॉस्टल थे वो अलग अलग थे। जो PGs थे वो विंध्याचल और शिवालिक हॉस्टल्स में रहते थे, और UGs तो थे जो बाकी लाइन में हॉस्टल्स हैं उनमें समय रहते थे। लेकिन कैलाश हॉस्टल में कंबाइंड था। हम सिर्फ 60 लोग थे, 60 कमरे थे, हम 60 लोग थे, दैट्स इट। UG PG PhD नेम इट, हम सब उसी हॉस्टल में। हाँ, तो अगर आप कैलाश हॉस्टल जाते हैं तो लड़की ही निकलती थी उसमें, PG UG बट हैविंग सेड दैट, हमारे मुलाकात थिएटर की वजह से हुई। मैं प्राइमरीली हिंदी थिएटर में था और हिंदी थिएटर का ही ड्रामेटिक सेक्रेटरी था। उस समय अलग अलग थे, हिंदी और इंग्लिश थिएटर की सोसाइटीज अलग थी IIT में, और रेनू जो है ये इंग्लिश थिएटर में मेनली इन्वॉल्व थी। तो
पहले ही साल में आते हैं इन्होंने अपना जो पहला प्ले हो रहा था उस समय आईआईटी में इंग्लिश प्ले, उसमें पार्टिसिपेट किया मेरे ख्याल से, इंटर हॉस्टल प्ले कंपटीशन। इंटर हॉस्टल प्ले कंपटीशन। तो अच्छा, मैं इन एडिशन टू एक्टिंग मैं आईआईटी में डायरेक्ट भी करता था। मेरे ज्यादातर प्लेज आईआईटी में डायरेक्टेड प्लेज, इंटर हॉस्टल, इंटर कॉलेज, इंटर आईआईटी सब जगह वो जीते हुए हैं प्लेज जब मैंने डायरेक्ट किया। तो अमंग अदर थिंग्स जब इंग्लिश प्ले हो रहा होता था तो मैं इंग्लिश एक्टर्स के एंड एक्ट्रेसेस की मेकअप करता था। बाकी की कहानी ये बताएं। ओके, बाकी की कहानी आपके कोई अगले क्वेश्चन में आएगी तो उसके आंसर में आएगा। तो बाकी खैर हम रॉन्डेवू के टाइम भी हम लोग मिले जब संजीव ने रॉन्डेवू शुरू किया। तो रेनू ने वॉलंटियर किया उसके लिए, और उससे पहले हम Okay. लोग थिएटर में जैसे मैंने बोला कि मिलते थे, क्योंकि इनका अगर इंग्लिश प्ले के लिए मेकअप हो रहा है तो मैं कर रहा हूँ इनका मेकअप वगैरह। जी। हम लोग बाहर से नहीं बुलाते थे ज्यादातर लोगों को। और रॉन्डेवू के टाइम देन जब रॉन्डेवू हो रहा था तो इन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली उसमें हमें। बिकॉज आई वाज द वो फिल्म सोसाइटी रेप कैलाश की। कैलाश में फिल्म सोसाइटी रेप भी होती थी, तो पार्ट ऑफ दैट तो मैं गई थी रॉन्डेवू में हेल्प करने के लिए। ऑलराइट, तो उस समय कुछ ज्यादा ही हेल्प कर दिया। जी सर। जी सर, अब हम फिर से एक बार ड्रामा टेक के बारे में बात करते हैं। और लाइक 1984 में यू वर ब्लेस्ड विद अ सन, एंड देन 1988 में विद अ डॉटर। तो मेरा प्राइमरीली सवाल मैम से था, बट आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है कि इस सब के बीच में रिहर्सल्स, परफॉर्मेंसेस, ये सब आप लोग कैसे मैनेज करते थे? तो पहला पार्ट मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब बेटा हमारा बहुत छोटा था, गोद में था, तो या इनकी प्रेगनेंसी के दौरान या जो भी मतलब जैसे तो ये इन्वॉल्व नहीं थी उस समय पे, क्योंकि ऑब्वियसली शी वाज आल्सो वर्किंग। तो सुबह नौकरी पे जाना, शाम को आना, और शाम उसके बाद फिर रिहर्सल पे जाना वगैरह वगैरह। तो इनिशियली ये मेरे को सपोर्ट करती रही टिल शी टुक ओवर। बाकी कहानी ये बताएंगे। तो टुक ओवर की तो ये बात है कि हमारा बेटा तब 2.5 साल के करीब का था, और ड्रामाटेक ने डिसाइड किया कि एक प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें हमारी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के साथ कोलैबोरेशन रहेगी। तो डायरेक्टर रंजीत कपूर थे। ओके, ही इज अ वेरी फेमस थिएटर डायरेक्टर, अगर आपको मालूम हो, अगर नहीं है तो वेल यू कैन जस्ट लुक अप। उन्होंने कई फिल्म्स की भी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, एंड वेरी फेमस थिएटर डायरेक्टर। तो उन्होंने डायरेक्ट करना था, और फिर NSD के एक्टर्स और ड्रामाटेक के एक्टर्स, मतलब डबल कास्टिंग होनी थी कि एक तरफ NSD के एक्टर्स और एक तरफ हम। प्ले था, उन्होंने डायरी ऑफ फो का ही प्ले अडैप्ट किया था। प्ले का नाम रखा था कॉमेडी ऑफ टेरर। कॉमेडी ऑफ टेरर नाम रखा था उसका। अब वो एक हिंदी का प्ले था। मैंने कभी हिंदी में एक्टिंग नहीं की थी, कभी भी नहीं। जिंदगी भर मैंने सिर्फ अंग्रेजी नाटकों में एक्टिंग की थी। तो मैं अपने बेटे को, अंकुर को लेके मैं सिर्फ साथ चली जाती थी, क्योंकि थिएटर कीड़ा तो मुझ में भी था। तो मैंने कहा कम से कम रिहर्सल देख लेंगे, तो ले जाती थी अंकुर को साथ में। अंकुर में शायद बचपन से या पैदा होते ही वो कीड़ा था, तो वो शोर नहीं मचाता था। वो जब रिहर्सल बंद हो जाती थी थोड़ी देर के लिए, तब शोर मचाता था और फिर चुप हो जाता था, जैसे स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। अब वो स्क्रिप्ट की हिंदी में थी, मैं सिर्फ सुनती थी। एक जो मेन फीमेल लीड जो थी, उन्हें अभी तक मिल नहीं रहा था कोई भी। तो रंजीत भाई ने कहा कि रेनू तुम आई हुई हो, तुम सिर्फ पढ़ दो, मुझे मालूम है तुमने हिंदी नाटक नहीं किया है, तुम सिर्फ पढ़ दो ताकि हमारा नाटक आगे चलता रहे और हमें मिल जाएगी फीमेल लीड। हमने कहा ठीक है। हमने पढ़ना शुरू किया। अंकुर चला गया संजीव की गोद में, ये डबल कास्टिंग में चले गए और हमें फीमेल लीड मिल गया। तो खैर चलता रहा। और वैसे भी बेटी के साथ भी, बेटी मेरा ख्याल 3 महीने की थी, तो हम दोनों ने तब एक और ग्रुप ने, ये आर्सेनिक एंड द ओल्ड डेज, अगेन रंजीत कपूर का डायरेक्टेड, उन्होंने बोला कि हम दोनों को चाहेंगे कि हम दोनों उसमें एक्ट करें, तो उसको साथ ले जाते थे। कॉमेडी ऑफ टेरर की मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि उसमें मेरे हस्बैंड का रोल उस टाइम पीयूष मिश्रा NSD में थे, उन्होंने किया था। आज पता नहीं उन्हें याद है कि नहीं।
पीयूष भाई को आप कल मेरे ख्याल से गुफ्तगू में ले रहे हैं जी राइट, तो बिल्कुल हम लोग वी गो बैक दैट मेनी इयर्स, आई थिंक 86 या 86 87 में हम लोगों ने कॉमेडी ऑफ किया। तब से यार पीयूष भाई को बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरी कई बार उनसे मुलाकात भी हुई है बिकॉज मैं फिल्म्स में भी इन्वॉल्व रहा हूँ, उनको याद भी है, वो बहुत अच्छे इंसान भी है, मतलब ही इज वेल ग्राउंडेड पर्सन, तो उनको ऐसी चीजें वो भूलते नहीं है। तो कल जब आप बात करेंगे ना उसके बारे में भी बात कर सकते हैं कि आपने जी आइडियंस ड्रामाटिक के साथ नाटक किया था। तो मुझे लगता है कि अगर आप बच्चों को या चाहे जो भी आपके फैमिली मेंबर है, चाहे आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, जो भी, अगर आप शुरू से इतने पैशनेट है किसी चीज के बारे में और उनको साथ में इन्वॉल्व करते हैं और साथ में लेकर चलते हैं, तो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं पेश आती। जी Having said that, जब बेटा हमारा 84 में हुआ था, तो 84 टू 86 के बीच में जो था, एक तरह से ये कॉमेडी ऑफ टेरर से पहले तक ये साथ में जाती थी, बेटा हमारा गोद में इनके होता था और ये रिहर्सल्स पे मेरे साथ हमेशा जाती थी ड्रामेटिक के। उस दौरान में मैंने 2-3 प्लेस 4 प्लेस किए होंगे उस दौरान में ड्रामेटिक के, तो उस दौरान में वो जाते थे साथ में, तो एक तरह से हमारे बेटे की ग्रूमिंग तो वहीं से हो गई थी कि जब रीडिंग चल रही है, रिहर्सल चल रही है, तो कोई आवाज नहीं करनी, बिल्कुल चुपचाप बैठा रहना है। तो अराउंड द टाइम जब इन्होंने रोल किया, जब तक वो 2.5 साल का हो चुका था, वो काफी एक तरह से थिएटर के माहौल में बहुत बड़ा हो चुका था तब तक। दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। सर हमें आप थोड़ा अपने एज 50 प्लान के बारे में बताएं। और मैंने पढ़ा था कि यू रिटायर्ड इन द एज ऑफ 47 ओनली, तो 3 साल पहले आपने रिटायरमेंट ली, तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कब आपने डिसाइड किया और वो क्या फैक्टर्स थे जब आपको लगा कि अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अच्छा, ये काफी लंबा क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसकी वजह से कुछ और जो सवाल आप पूछना चाहें इसी में कवर हो जी जाए। कोई दिक्कत नहीं है। तो एज 50 प्लान, इट मे साउंड वेरी ऑड, लेकिन मैंने ये जो अपना प्लान था, ये करीब करीब मैंने एट द एज ऑफ यू कैन से 30, अराउंड 30 की एज पे या 32 की एज पे मैंने ये अनाउंस कर दिया था। और उसका रीजन था, आपने एक सवाल ये भी पूछा था कि इसको बैलेंस करके कैसे चलते हैं जी। तो उस जमाने में मैं रिमेम्बर आपसे बहुत बड़ा हूँ, तो आज की जो पढ़ाई, आज की जो कॉर्पोरेट लाइफ है, हमारे जमाने से फर्क है। तो कॉर्पोरेट लाइफ में 3 मौके आते हैं, राइट, मेरे हिसाब से। वो एक ये है कि जब आप कंपैरेटिवली जूनियर हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कंपैरेटिवली कम है, राइट, और जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हैं, तो आप एक्चुअली कुछ चीजें एक्स्ट्रा कर सकते हैं ऑन द साइड, राइट, क्योंकि वो तो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की, आप तो कंपैरेटिवली जूनियर है। फिर एक टाइम आता है जब आप मिडिल मैनेजमेंट में होते हैं और ग्रोथ पीरियड होता है आपका, जब आपको एक तरह से 100% कॉन्सेंट्रेशन अपनी जो है पूरी की पूरी अपने करियर पे लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर आप एक जगह जाके रुक जाएंगे, यू हिट द ग्लास सीलिंग। और फिर तीसरा टाइम ऐसा आता है, एक फेज ऐसा आता है जब आप बिल्कुल ही बॉस हैं और आप ही हेड कर रहे हैं, तो सारा टाइम आपके ऊपर है, आपने कैसे उसको लगाना है, आपको, आपसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। The only result you give is the P&L, right? Profit and loss statement of the company, या आपके जो भी आप कह लीजिए कि रिजल्ट क्या है, that is the important part, right? ये 3 phases होते हैं मेरे हिसाब से। और तो जब मैं फेज 1 से फेज 2 में जा रहा था, जब 84 से लेके 89, 90 तक तो मैं थिएटर ऑन द साइड करता रहा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था कि अपने बॉसेस को, अपनी कंपनी में, रैनबैक्सी में मैं था उस समय, कि उनको ये बात पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे उस समय भी और आज भी मेरी बिगेस्ट ऑडियंस, अगर मैं दिल्ली में शो करता हूँ कोई भी प्ले की, मेरी बिगेस्ट ऑडियंस मेरे रैनबैक्सी वाले लोग हैं, और उसमें से मेरे एक्स बॉसेस जिनके लिए भी मैंने काम किया, वो सबसे बड़े ऑडियंस है, वो आज भी मेरे नाटक देखते हैं। क्योंकि वो लोग भी, जितना मैं फक्र करता था कि थिएटर में मैं करना चाहता हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, वो भी इस बात का फक्र करते थे कि देखो यार, हमारा सबऑर्डिनेट या हमारा कलीग थिएटर पे जाता है, वो भी आके कह सकते थे, मैं किसी एक्टर को जानता हूँ, अपनी फैमिली को भी लेके आते थे, फ्रेंड्स को भी लेके आते थे। तो बहुत जरूरी था कि आप ये चीज चोरी करके नहीं कर रहे हैं, आप ऑफिस के टाइम में नहीं कर रहे हैं,
लेकिन अगर रिहर्सल 6:30 है और उस दिन आपको 6 बजे ऑफिस से निकलना है और बॉस बोल दे कि नहीं यहाँ तो 8 बजे तक तुम काम करोगे, तो कैसे रिहर्सल पे पहुंचोगे? तो इसलिए साथ में अपनी कंपनी को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है, राइट? जी तो जब ये ऐसा माहौल आया कि एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे थे, विच वॉज अराउंड एंड ऑफ 80s, राइट, मैंने ये रियलाइज किया ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल रही हैं। आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई करियर, बिकॉज यहां से अगर मैं करियर में अपना पूरा लगाऊंगा टाइम तो मैं तेजी से ऊपर जाऊंगा। और सो उस समय पे अब जब भी आदमी कुछ करता है तो कुछ ट्रेड ऑफ करता है, राइट? कि अगर एक चीज मैं छोड़ रहा हूं, मेरे पास कोई तो रीजन होना चाहिए। रीजन था करियर, लेकिन ये चीज को मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं थिएटर को बहुत प्यार करता हूं, तो मैं क्या इसको फिर छोड़ ही रहा हूं कंप्लीटली? नहीं। तो उस समय पे मैंने एक अपना एज 50 प्लान बनाया कि मैं 50 साल तक करूंगा, जितनी हाइट तक मुझे करियर में पहुंचना है मैं पहुंच जाऊंगा, और जब मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा तो मैं 50 साल की उम्र में छोड़ के थिएटर करूंगा, थिएटर एंड फिल्म्स करूंगा। ये मैंने एक तरह से अपना प्लान, और ये प्लान मैंने पब्लिश किया। पब्लिश इन द सेंस कि वाइफ को बताया, बच्चों को बताया, रिलेटिव्स को बताया, पेरेंट्स को बताया, इन लॉज को बताया, फ्रेंड्स को बताया, राइट? ज्यादातर लोग इस चीज को बहुत जोक में लेते रहे शुरू में, लेकिन जैसे जैसे ईयर्स निकलते गए और मैं करियर में आ गया, बढ़ता रहा और रीच द पीक ऑफ माय करियर, तो उस समय पे जब मैंने बोला कि अब मैं छोड़ रहा हूँ नौकरी और मैं अब अपना फेज 2 करियर प्लान में अपना एज 50 प्लान प्रेसिपिटेट कर रहा हूँ, तो मेरे को ज्यादा दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि सबको पता था मैं ये करने ही वाला हूँ। अब आता हूँ मैं आपके सवाल पे कि मैंने एज 47 पे क्यों कर दिया। मेरे एज 50 प्लान में 3 मेन फैक्टर्स थे जो मैंने पब्लिश किए थे, और एक था कि 50 साल, एक तो फैक्टर एज हो गया। दूसरा था कि देयर शुड बी इनफ इन द बैंक, ताकि एज 50 के बाद जब मैं अपना नेक्स्ट फेज में जाऊं उस समय मेरे को पैसे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आई एम डूइंग इट एज अ हॉबी, आई शुड डू इट एज अ हॉबी। तो मेरे बैंक में इतना पैसा होना चाहिए जिससे कि मैं बाकी जिंदगी अपनी फैमिली को लेके चला सकूं, राइट? और तीसरी चीज थी, आई मस्ट हिट रीजनेबल पीक इन माय करियर, राइट? उसका तो खैर कोई अंत नहीं है। आज अगर आप 100 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं, कल 500 की, फिर 5,000 की, तो उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन आप एक कहिए कि मैं एक हाइट तक पहुंच जाऊं। तो मेरे केस में ऐसा हुआ कि एज को छोड़ के बाकी दोनों चीजें पहले अचीव हो गई एट द एज ऑफ 47 या 46 तक की हो गई थी, कि पैसा भी काफी मैंने कमा लिया था तब तक, और करियर तो मैं आई रीच्ड क्वाइट अ बिट ऑफ टॉप। तो दोनों चीजें जब हो गई तो अब खाली एज ही रह गया था कि अब कैसे और कितने साल निकालूं। उस समय पे ऐसा मौका आया कि रंजीत कपूर, जिनकी रेनू बात कर रही थी, उनके साथ हमने तब तक काफी नाटक किए थे, उनके साथ मेरा चल रहा था, उनको मालूम था मेरा एज 50 प्लान, तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी पढ़ने के लिए। ये फिल्म की स्क्रिप्ट थी, एक नाटक की लिखा था उन्होंने, उसको उन्होंने फिल्म में कन्वर्ट किया था। कहते संजीव तुम ये पढ़ो, नाटक पढ़ो, इसमें मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ और तुम एज 50 पे जब रिटायर करोगे मिलके बनाते हैं। तो मैंने वो जब स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं बहुत एक्साइट हो गया उसको पढ़ के, और मैंने कहा यार कि मैं अब क्यों और 3 साल नौकरी करूँ खाली एज की वजह से? नहीं, आई थिंक आई हैव सम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट इन हैंड, इसको लेके चलता हूँ और लेट्स मूव ऑन इन द नेक्स्ट फेज इन लाइफ। So that's how I precipitated my age 50 plan at the age of 47. जी, तो सर मतलब आपके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ में कुछ चेक पॉइंट्स रख सकते हैं। लाइक आपने 2 मेजर फैक्टर्स रखे थे कि एक इनकम और उस लेवल तक पहुंचना। तो आई थिंक एक बार अगर वो अचीव हो जाए तो आई थिंक हमें बाकी फैक्टर्स के बारे में शायद चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक दैट्स व्हाट देखो, मैंने ये बोला कि मेरे टाइम पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूले पे कॉर्पोरेट लाइफ चलती थी, राइट? जी। आज चीजें बहुत फर्क है। उस समय पे अपने एक्स्ट्रा करिकुलर टैलेंट को मोनेटाइज करना बहुत मुश्किल होता था। एवेन्यूज क्या थे उस समय? फिल्म थे और टीवी था, राइट? और थिएटर था। थिएटर तब भी और आज भी पैसा नहीं देता है ज्यादा, राइट? बिल्कुल। और आज के दिन इतने एवेन्यूज खुल गए हैं कि आज के दिन काफी लोग अपने टैलेंट को, जो सो कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के टैलेंट को मोनेटाइज करके आगे बढ़ सकते हैं, पैरेलली एंड समटाइम्स इवन इंडिपेंडेंटली। तो वो एक बहुत ही अलग सवाल है। लेकिन हाँ, अगर ट्रेडिशनल पाथ फॉलो कर रहे हैं आप,
राइट। जी तो अगर कोई मेरे पास आता है ये सवाल लेके एट द एज ऑफ 35, अगर कोई मेरे पास अगर आता है सपोज जिससे ऑलरेडी मिड करियर पहुंच गया है, वो ये सवाल लेके आता है जी कि मैं अपने करियर में हूँ, 35 पे हूँ, मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैं क्या करूँ, तब तक उसका एक या दो बच्चे भी हो चुके होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी हाई हो जाती हैं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफी कम हो जाती है। तो उसको मैं हमेशा ये इनकरेज करता हूँ कि डू इनफ इन योर करियर, बैंक इनफ, बहुत लाइफ पड़ी है, बाद में जाके इसको करना, विच इज माई पाथ। और अगर कोई एक यंगर बंदा आता है मेरे पास, राइट, पूछते हुए ये सवाल, मेरी गाइडेंस उसको बहुत अलग है। उसको गाइडेंस मेरी ये होती है कि सी व्हाट इज यू आर पैशनेट अबाउट, एंड इफ यू आर वेरी गुड एट इट, खाली पैशन होना कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इतनी स्टोरीज देखे हैं कि लोग बॉम्बे पहुंच जाते हैं कि एक्टर बनना है। अरे एक्टर बनने के लिए एक्टिंग कैपेबिलिटीज भी तो होनी चाहिए ना। अगर आप अपने फील्ड में अच्छे हैं और आप उसके बारे में पैशनेट हैं, तो आप उसको जब भी फॉलो करेंगे आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं आज के जमाने में। सो बाकी आई विल आंसर डिपेंडिंग ऑन क्या स्पेसिफिक। श्योर सर। जी जी बिल्कुल। मैम मैं आपसे आपके प्ले के बारे में बात करना चाहूँगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, क्योंकि आप उसकी डायरेक्टर थी और उस प्ले को साहित्य कला परिषद का अवार्ड भी मिला था। तो आई सपोज दैट वो बहुत ही एक बड़ा मोमेंट होगा आपके लिए। तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए कि जब आपको पता लगा कि आपके प्ले को अवार्ड मिला है तो क्या फीलिंग्स थी आपकी उस टाइम पे? ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि बहुत मेहनत की थी उस नाटक पे, बहुत ज्यादा, क्या सभी नाटकों पे की है, लेकिन उस पे क्योंकि शेक्सपियरियन प्ले था और ग्रुप में भी काफी लोग उस चीज के अगेंस्ट थे कि तुम ऐसा नाटक उठा रही हो, लोग नहीं आएंगे देखने के लिए, कौन समझेगा इस नाटक को। और खैर संजीव हमेशा साथ थे, तो जस्ट हिज सपोर्ट वाज कि नहीं, अगर ये करना है तो यही करना है। और 3 साल लगे उस स्क्रिप्ट को तैयार करने में, 3-4 साल लग गए स्क्रिप्ट तैयार करने में। जब संजीव ने बस नॉर्मली बस एक्चुअली बोला, कुछ दूर से भी नहीं ना, फोन आया है वहां से, तुम्हें अवार्ड दे रहे हैं और तुम्हें कह रहे हैं कि उस दिन शो करना है, करोगी क्या? हाँ, अवार्ड देंगे, शो करोगी? ऑब्वियसली शो करूंगी। अब आप जानते हैं ड्रामेटिक एमेच्योर प्रोडक्शन है, हमारी कोई पेमेंट नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। उसकी कास्ट काफी बड़ी थी, कोई 24-25 की कास्ट थी उसमें। और फिर से सभी को इकट्ठा करना, कई लोग नहीं आए, नए लोगों को ढूंढना और शो पुट अप करना, तो खैर मुश्किल बहुत था। लेकिन अब अवार्ड मिल रहा है तो शो कैसे नहीं करेंगे। बहुत खुश थी, बहुत खुश। आई वाज वेरी हैप्पी। यस, जी जी बिल्कुल। सर अब मैं आपके एक और थिएटर ग्रुप के बारे में बात करना चाहूँगा। लाइक इन 2005 आप प्रोफेसर मोहन महर्षि से एसोसिएट हुए, जो कि एनएसडी के एक्स डायरेक्टर हैं। तो आपने एक नया थिएटर ग्रुप शुरू किया। तो प्लीज़ सर हमें बताइए कि क्या ज़रूरत थी कि आपने एक नया थिएटर ग्रुप शुरू किया और किस तरह से वो ड्रामा टेक से डिफरेंट था? 2005 के बिगनिंग में ही, मतलब जनवरी 2005 में मेरी लास्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड से सैलरी आई थी। उसके बाद मैंने इमीडिएटली आई टुक ऑफ इन द फील्ड ऑफ थिएटर एंड फिल्म्स। मैंने दोनों में पैर रखे हुए थे। तो जैसे जैसे मुझे थिएटर का फील्ड थोड़ा समझ आना शुरू हुआ था, ये बात बड़ी क्लियर हो गई थी कि हम लोग जो करते हैं इन ड्रामेटिक, वो एमेच्योर थिएटर, एंड उसको हमने टू कीप इट एमेच्योर तब भी और आज भी 35 साल बाद हम किसी भी आर्टिस्ट को एक पैसा नहीं देते, राइट। बहुत बार इस चीज पे विवाद हुआ, बहुत डिस्कशन हुआ, हीटेड डिस्कशन भी हुआ अमंग द मेंबर्स कि अगर ये चीज करवानी है बिना पैसे के कौन आएगा। लेकिन आज भी, आज 36वां साल हमारा चल रहा है, वी हैव नेवर पेड एन एक्टर और एन आर्टिस्ट, एंड ये थिएटर ग्रुप चलता जा रहा है। यहाँ पे लोग खाली अपने पैशन की वजह से आते हैं और वो जब उनके पास टाइम होता है तब करते हैं,
इट्स अ क्वाइट अ मोबाइल ग्रुप थिएटर ड्रामाटेक जो है, इट्स क्वाइट अ मोबाइल ग्रुप। लोग आते हैं और जाते हैं, और जब उनके पास टाइम है वापस आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप अगर एक बार छोड़ के चले गए तो वापस नहीं आ पाओगे, नहीं, आप 10 साल बाद वापस आओगे, वो भी चलेगा। आप अगले साल आ जाओ, जब भी आओगे योर द डोर्स आर ऑलवेज ओपन। सो हमारी एक तरह से अनगिनत कह लीजिए मेंबरशिप है। बहुत ही लोग हैं जिन्होंने एक बार भी एक प्ले में काम कर लिया, वो ड्रामाटेक का मेंबर बन गया, राइट। नाउ एमेच्योर थिएटर, क्योंकि उसमें किसी को भी कोई पैसा नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली कोई पैरेलल आपकी इकोनॉमी होगी, कोई पैरेलल आपकी अर्निंग पावर होगी, तभी आप ये कर पाएंगे, राइट। बिल्कुल। हाउएवर जितने थिएटर प्रोफेशनल्स उस समय ना 2005 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 4-5 में जितने थिएटर प्रोफेशनल्स निकल रहे थे, लेट्स से फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राइट, उनके पास क्या चॉइस थी? थिएटर वाज नॉट पेइंग। वो लोग, उनके पास एक ही चॉइस है कि आप या तो टीवी या फिल्म्स के लिए बॉम्बे पहुंच जाएं, और अगर आप टीवी और फिल्म्स के लिए बॉम्बे पहुंच गए तो दिल्ली में फिर क्या थिएटर कौन करेगा? फिर तो दिल्ली में थिएटर जो है वो बड़ा सब ऑप्टिमल होगा, राइट। और जिनका प्रोफेशन है ये, वो लोग कर नहीं पा रहे, और जो एमेच्योर्स हैं वो कर रहे हैं, तो ऑडियंस कैसे आएगी? ऑडियंस अगर एमेच्योर परफॉर्मेंसेस ही देखेगी, उनको पता ही नहीं लगेगा किस लेवल पे परफॉर्मेंस हो सकती है, राइट ना। तो तब भी और आज भी जो ज्यादातर प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप्स हैं, दे आर नॉर्मली पर्सनैलिटी लेड। आप कहीं भी देख लीजिएगा, दे ऑलवेज पर्सनैलिटी लेड। अब बॉम्बे का आपको एग्जांपल देखता हूँ, नादिरा बब्बर का ग्रुप एक जो, राइट, दिनेश ठाकुर का ग्रुप, आज के दिन नसीरुद्दीन शाह का ग्रुप, ये सारे पर्सनैलिटी लेड ग्रुप्स हैं। ग्रुप किसका है? उसका ग्रुप है। इसी तरह दिल्ली में एनके का ग्रुप ने पता नहीं कितने लोगों को ट्रेन करके बॉम्बे भेजा है। वीके का ग्रुप, अरविंद गौड़ का ग्रुप, यू नो, इस तरह से ये सारे के सारे ग्रुप जो हैं यूजुअली डायरेक्टर लेड होते हैं। द नियरेस्ट एग्जांपल ऑफ अ वाइडली हेल्ड ग्रुप वाज इप्टा। बहुत पुराना ग्रुप है, बहुत ही पुराना ग्रुप है। बड़े से बड़े किरदार लोगों ने वहां पे निभाए हैं, और उनके बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स पूरे इंडिया में हैं, अभी भी। So there was a need at that point of time to do some professional theatre, जिससे कि ऑडियंस को अच्छे नाटक मिले, और जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनको सस्टेनेबल पैसा मिले। So that was different. तो उस समय पे ये खाली मोहन महर्षि नहीं, 4 प्रोफेशनल एनएसडी ग्रेजुएट्स एंड 4 कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हम लोग मिलके ये 8 लोगों की एक सोसाइटी बनाई है हम लोगों ने। ऑब्वियसली ठीक है, मोहन महर्षि एंड आई वर लीडिंग इट। हम लोग मेन उसको मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल कर रहे थे, और हमने किया। तो उसके बाद मेन पर्पस था ये था कि हम एक्टर्स को दिल्ली में रोक पाएं, उनसे अच्छा काम करवा सकें, उनको पैसा भी दे सकें, ताकि उनकी घर गृहस्थी थोड़ी बहुत चलती रहे, और वो दिल्ली रहना पसंद करें। एंड आई थिंक वी सक्सीडेड। हमने 2-3 साल काफी नाटक किए, अच्छे अच्छे नाटक किए। शेक्सपियर का ओथेलो के टाइम पे महेंद्र मेवाती एक बहुत ही शानदार एनएसडी के एक्टर वो समय बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे थे। इधर कभी छोटी मोटी फिल्म कर ली, कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करके उनको स्पेशली दिल्ली लेके आए हम बॉम्बे से, और उनको इतना पैसा इनिशियली हमने दिया जिससे कि वो दिल्ली में रह सकें। और उसके बाद उन्होंने दिल्ली में रह के अगले 8-10 साल तक बहुत थिएटर किया, क्योंकि एक बार दिल्ली आ गए, एक बार सस्टेनेबल मिल गया उनको कि हाँ भाई यहाँ पे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा थिएटर किया, बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए। So how was Natwa different from Dramatech? It was a professional group with let's say professional NSD people joining professional corporate people. Funding could be created by corporate people, and quality of theatre एक तरह से NSD के लोग संभाल लेते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, उसको हम यूज करके उसको एक तरह से एज अ रीजनेबल गुड प्रॉफिट सेंटर चला पाए, और उससे आई थिंक इट डिड गुड। उसके बाद कई और ऐसे ग्रुप्स आए, और आज के दिन आई एम प्राउड टू से काफी ग्रुप्स थिएटर के बेसिस पे सस्टेन कर रहे हैं दिल्ली में। जी, एंड आई थिंक नटवा काफी अच्छी पार्टनरशिप साबित हुआ होगा, बिकॉज प्रोफेशनल्स और कॉर्पोरेट के लोग जब साथ में मिले तो आई थिंक काफी अच्छी पार्टनरशिप साबित हुई होगी वो। हाँ, बहुत अच्छी, बिकॉज आप एक चीज मान के चलिए, जो लोग क्रिएटिव लोग होते हैं
ज्यादातर क्रिएटिव लोग जो है पैसे के मामले में वीक होते हैं, राइट? जी। वो लोग अब या तो अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर सकते हैं या पैसा संभाल लो। बहुत कम बिल्कुल। लोग होते हैं जो दोनों चीजें कर पाते हैं, और जो दोनों चीजें कर पाते हैं वो फिर बहुत अच्छे फाइनेंशियली अच्छी चीजें रन कर पाते हैं। एग्जाम्पल जी। विशाल भारद्वाज, राइट? क्रिएटिवली इतने अच्छे हैं लेकिन फाइनेंशियली भी अपनी चीजें संभाल पाते हैं, ठीक है? तो इस तरह के जो लोग हैं जो मतलब दोनों चीजें समझ पाते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं। जो अगर क्रिएटिव लोगों को पैसे से आप अलग कर दो कि भाई पैसा मैं सोच रहा हूँ, आई विल टेक केयर ऑफ द मनी एंड द प्रॉफिट, आप खाली क्रिएटिविटी पे काम करो, ये पार्टनरशिप हमेशा बहुत अच्छी काम करती है। जी बिल्कुल। मैम, मेरा सवाल एक आपसे है कि जैसे सर कॉरपोरेट लाइफ में इन्वॉल्व रहते थे, तो मैम आप अपार्ट फ्रॉम थिएटर कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती थी? और मैंने सुना है कि शायद आप एनजीओ से भी एसोसिएटेड रही हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, मैं एक एक्चुअली पहले शी वर्क फॉर 10 years। आई वर्क फॉर 10 years। 10 साल इन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम स्पेशलिस्ट थी, आई थिंक। सॉफ्टवेयर जो इनिशियल आईटी इंडस्ट्री जी थी इन द जी नेसेंट स्टेज, उसमें पूरा इन्होंने किया। शी वाज वन ऑफ द अर्ली सिस्टम्स एनालिस्ट। उस समय सिस्टम एनालिस्ट तो अभी शुरू हुए थे। and rarely there were any girls, so anyway that was part of the whole thing. I 4 साल बॉम्बे में काम किया, उसके बाद 6-6.5 साल आके दिल्ली में काम किया, और उसके बाद संजीव जब इंटरनेशनल डिवीजन में मूव करना शुरू हुए तो तब नौकरी छोड़ दी, क्योंकि एक तो इनके साथ भी जाना था, फैमिली को अकेले संभालना था घर में वगैरह सब, प्लस आई थॉट I just wanted to give some more time to my family at that time. मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ भी गुजारा जाए, कि उन्हें सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ और चीज़ें भी सिखाई जाएं। अब चाहे वो टेनिस है कि हॉर्स राइडिंग, मतलब जिसका मन जो किया वो सब सिखाया। लेकिन ये था कि बच्चे स्कूल चले जाते थे सुबह, तो सुबह फिर आप क्या करो, घर का काम क्या खत्म हो जाता था, उसके बाद बोरियत, और दिमाग तो कहीं यूज नहीं कर रहे आप, ठीक है 1-2 पजल्स कर ली और क्या। तो सोचा कि चलो थिएटर में इंटरेस्ट था, तो आवाज चाहिए थी कि हमेशा ट्रेन रहे और आवाज अच्छी सुनाई दे। मैंने कहा किसमें काम किया जाए, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बुक्स पढ़ती हूँ, बुक्स पढ़ने के लिए चलो ब्लाइंड स्कूल जाती हूँ। एक्चुअली पहले ओबरॉय होटल के पास एक ब्लाइंड स्कूल है जो बहुत बड़ा है, नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन और समथिंग। तो वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने कहा हाँ हम आपको बुलाएंगे, आपका वॉइस टेस्ट लेंगे। तो मैं भी निकल रही थी, 2 बच्चों ने पकड़ लिया, आप कुछ पढ़ सकती हैं? मैंने कहा हाँ, ये पेपर पढ़ देंगी? मैंने कहा ठीक है। उसके बाद कम से कम 1.5 साल उन बच्चों के लिए मैं वो न्यूज़पेपर पढ़ती रही और साथ साथ उनको इंग्लिश सिखाती रही। तो वो बच्चे अपने 10th में इंग्लिश में पास हो गए, तो उन्होंने तो आके समझा के जैसे कोई आई वाज गॉडेस फॉर दैट कि अंग्रेजी में पास हो गए। अब उसके बाद उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग या बुक्स पढ़ने के लिए कभी बुलाया नहीं स्कूल में। फिर मुझे मिला कि आर.के. पुरम में एक है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, जो एक एनजीओ है। तो मैं वहाँ गई, और उनके जो मैनेजर हैं उस टाइम वो एक्चुअली एक बैंक के लिए काम करते थे, लेकिन एक डेपुटेशन के लिए स्कूल आए हुए थे। ही वाज द मैनेजर ऑफ द स्कूल एज वेल। तो मैंने कहा कि क्या मैं कुछ रिकॉर्डिंग में या किसी में हेल्प कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा चलो। और वो नीचे बेसमेंट में उनकी लाइब्रेरी है और रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और वहाँ पे लाइब्रेरियन को कहा ये रिकॉर्ड करेंगी, इनकी आवाज़ मुझे अच्छी लगती है, आप इनको लगा दीजिए रिकॉर्डिंग। तो बस तब से हमने शुरू किया। उस टाइम टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड करते थे, टेप्स पे रिकॉर्ड करते थे, तो बहुत मुश्किल था कि अगर कहीं गलती की या कुछ। आज हम सीधा सॉफ्टवेयर यूज करके सीधा हार्ड ड्राइव पे जाते हैं, सीडीज बर्न होती हैं। अच्छा लगता है जब सडनली, और क्योंकि मैथ्स और कंप्यूटर साइंस थे तो बुक्स मेनली मैथ्स और कंप्यूटर साइंस की पढ़ती हूँ। अजीब भी लगता है और अच्छा भी जब बच्चे आगे कहते हैं वो आप मैथ्स की टीचर है ना, जब आवाज सुनते हैं तो टीचर मैं नहीं हूँ, किताब आपने लिखी थी? मैंने कहा नहीं, किताब मैंने लिखी नहीं, सिर्फ पढ़ी थी।
लेकिन वो उतने, जी अब जी भगवान जाने पता नहीं कितने, 22 23 24, मुझे नहीं मालूम कितने साल हो गए, लेकिन मंडे टू फ्राइडे फिक्स्ड है कि मैं घर से 9:45 निकल जाती हूँ और घर वापस 12:15 12:30 आती हूँ मॉर्निंग में, मंडे टू हाँ फ्राइडे। वो मेरा एक जॉब है। वेरी बैड लॉकडाउन हम्म में मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हम्म I think I should have downloaded the software on my laptop तो शायद कर पाती, लेकिन that हम्म is what I do। तो मेरा ख्याल मैं वो अपने हाँ, लिए करती हूँ rather than doing it as a service to जी the NGO। बट आई थिंक इट्स प्रीटी नाइस मैम, मतलब काफ़ी अच्छा लगा सुन के। Thank you। जी हमारे कुछ ऑडियंस एक दो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा। और ये क्वेश्चन एक आईआईटी के ही व्यूअर का है। लाइक प्रेजेंटली आईआईटी में 13 हॉस्टल्स हैं, तो इंटर हॉस्टल कंपटीशन के टाइम पे ग्रुपिंग होकर करीब 6 टीमें बन जाती हैं। एंड देर इज अ सॉर्ट ऑफ राइवलरी, मतलब हर साल रहता है कि इस साल ये जीते हैं, अगले साल हम जीतेंगे। तो आपके टाइम पे भी इस तरह की राइवलरी रहती थी? तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये तो तुम्हारा मेनली, क्योंकि तुम्हारे हॉस्टल ज्यादा थे, हम में से तो लड़कियां ली जाती थी इनके कई बार प्लेस के लिए। नहीं, रेवलरी तो सेम ही है। देखो, जो भी कॉम्पिटिटिव फील्ड है, डज नॉट मैटर कहाँ पे है, उसमें रेवलरी के बगैर तो जी हो ही नहीं सकता। हमारे तो खैर इंडिविजुअल हॉस्टल्स के ही प्लेस होते थे, एंड जी जी लाइक इट और नॉट, टैलेंट नर्चर्स टैलेंट जिसे कहते हैं। तो अगर एक हॉस्टल किसी एक फील्ड में अच्छा है तो वो उसमें काफी साल तक अच्छा रहता है। यही कंट्रीज के बारे में भी आप कह हम्म सकते हैं, यही आप स्टेट्स के बारे में भी कह सकते हैं कि अगर जो भी एक पर्टिकुलर फील्ड में कोई अच्छा है तो वो अच्छा है, क्योंकि वो एक सीनियर ही अगले लेवल जूनियर को नर्चर करता है। हाँ, सो यूर राइट राइट कि हमारे टाइम पे भी बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती थी हॉस्टल टू हॉस्टल। हम लोग जब इंस्टीट्यूट प्ले करते थे, या हम लोग अगर आउटसाइड ऑफ आईआईटी जाके किसी कंपटीशन में जाते थे, वी वर वन टीम। तब हम लोग एक प्ले जी में हर हॉस्टल के लोग होते थे। लेकिन जब हम लोग हाँ अलग अलग हॉस्टल के साथ इंटर हॉस्टल कंपटीशन है, तो फिर तो वी आर फाइटिंग इट आउट। इट्स द सेम। आज अगर आप आईपीएल में चले जाओ तो दे आर फाइटिंग विद वन अनदर, बट अल्टीमेटली दे बिल्कुल आर पार्ट ऑफ द सेम टीम। सो आई थिंक इट्स अ यस हेल्दी कंपटीशन, और वो होना ही चाहिए। जी बिकॉज ये कहना जी मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन मैं एग्जाम में फेल हो जाता हूँ, उसका तो कोई फायदा नहीं ना। मैं बहुत अच्छा हूँ तो मुझे पास ही होना चाहिए। और अवार्ड्स अगर आपको मिलते हैं, चाहे वो बेस्ट एक्टर अवार्ड हो, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड हो, बेस्ट लाइटिंग, बेस्ट साउंड, बेस्ट मेकअप, ये सारी चीजें आपको मोटिवेट करती हैं। जी बिल्कुल काफी जी। बुरी और हालत मैं होती थी अगर आप बुरा नाटक करें, आपको विद इन 2 मिनट, उस टाइम कंप्यूटर कार्ड्स होते थे, रिमेम्बर। ओके सो कंप्यूटर कार्ड्स के वो एरोप्लेन्स बनाए डार्ट्स जाते, डार्ट्स डार्ट्स बनाए जाते थे, और वो ठा करके तो हॉल में आके सेमिनार पड़ते थे। सेमिनार ओ हॉल में क्या आप लोगों ने तो शायद जी कंप्यूटर कार्ड्स देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि नहीं नहीं टाइम्स हैव चेंज्ड। उस समय पे कंप्यूटर के कार्ड होते थे ऑलमोस्ट लाइक अ पोस्ट कार्ड साइज कार्ड। उनको ओके उनको टू पुट द डेटा इनटू इट, उसके अंदर आपकी जो भी लैंग्वेज होती थी, फोल्ट्रान या कोबॉल या व्हाटएवर, उनसे आप उसको पंच करते थे कार्ड्स। वो पंच कार्ड फिर कंप्यूटर में डाला जाता था, विच द कंप्यूटर यूज्ड टू रीड एंड ऑपरेट। तो वो जो हम्म स्टैक्स एंड स्टैक्स ऑफ दोस कंप्यूटर कार्ड्स, आफ्टर ऑल एक बार यूज हो गया तो वो डस्टबिन में चले जाते थे, वो हमारे आईआईटी के ऑडियंस के हाथ में आ जाते थे। तो उसका ठीक है। एक ऐसे घुमा के पतला सा डार्ट बना के ऐसे फेंकते थे, वो जो पूरा ओह माय गॉड ऑडियंस से चलता चलता किसी के नाक किसी के कान पे लगता था। लो एंड ओह बिहोल्ड, नो आप एक गंदा नाटक करके तो दिखाइए ऑडियंस को। 2 मिनट देते थे बस आपको, 2 मिनट्स, 2 दो मिनट्स मिनट रिकॉर्ड, में दैट्स इट। 2 मिनट उनकी पेशेंस, उसके बाद कुछ भी हो, अपने हॉस्टल के लिए वो जी लोग बाहर चले जाएंगे, दूसरे के हॉस्टल्स की गति बन जाती है बिल्कुल। आई थिंक इस मामले में हम काफी लकी हैं, क्योंकि ये डार्ट्स वगैरह तो नहीं होते हैं यहाँ। हाँ, ऑल्दो एंटी चीयरिंग और चीयरिंग इज देयर, बट हाँ डार्ट्स वगैरह मुझे पहली बार पता लगा कि ऐसा भी कुछ होता था और सेमिनार हॉल में होता था। नहीं, दिस इज मैक्सिमम जी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आफ्टर ऑल आईआईटी आंसर यस। या मैं इंटर हॉस्टल प्ले की बात कर रहा था, मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। 2018 में मेरे हॉस्टल ने एक प्ले किया था द फ्रंट पेज के नाम से। और उसके 1 महीने बाद ही हमें पता लगा कि बुक माई शो पे फ्रंट पेज नाम के प्ले की टिकट्स बिक रही हैं। और वो ड्रामा टेक की प्रोडक्शन थी और वो एक कॉमेडी प्ले था। और जो हमारा फ्रंट पेज था वो एक्चुअली एक मूवी थी, द पोस्ट। या द पोस्ट मूवी को हमने अडेप्ट किया था स्टेज प्ले पे। और एलकेमी के फाउंडिंग मेंबर हैं निखिल चौधरी सर, तो उन्होंने इसे अडेप्ट किया था। तो मैम आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि कभी आपने ट्राई किया है किसी मूवी को अडेप्ट करना एक स्टेज प्ले पे?
और क्या चैलेंजेस हैं। और मैम आई एम सॉरी, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, आई थिंक इंस्टाग्राम पे एक लिमिट होती है, तो शायद ये सेशन एक बार के लिए बंद होगा, बिकॉज आई थिंक 10 सेकंड रह रहे हैं, और मैं फिर से आप हम लोग ना, इससे पहले कि आप जी सवाल पूछें, जी हम लोग जब भी नाटक करते हैं प्ले के दौरान हमारा बड़ा मेजर डिबेट इस बात पे होती है कि इसमें इंटरवल रखें या ना रखें। जी क्योंकि इंटरवल के कुछ फायदे भी हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो ये फैमिली ऑडियंसेस होती हैं वो इंटरवल में कहते हैं नाटक तो हमने काफी देख लिया, अब ये चले वो एक लेट्स हैव डिनर आउट, वहां पे पता नहीं अच्छी सीट मिले ना मिले, या जी पता नहीं बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होंगे चले जाए। तो अभी ये जो आपका इंटरवल हुआ है उसमें हमारी काफी ऑडियंस अभी बाहर चाय पानी ले रही है जब आपकी जी व्यूअरशिप वापस आ जाए तो जी मैंने देखा, इसलिए, हाँ। और जब भी इंटरवल होता है तो इसी इवन शेक्सपियर जो 3 एक्ट प्ले भी होता था उसका, या 4 एक्ट प्ले भी होते थे, आप देखेंगे कि इंटरवल के जब भी एक्ट ब्रेक के बाद या इंटरवल के बाद हमेशा लाइटर सीन रखे जाते थे, लाइटर डायलॉग्स, ताकि ऑडियंस जब तक वापस आके बैठ ना जाए तब तक आप ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज ना कवर कर लें या ऐसे इंपॉर्टेंट डायलॉग ना बोल दें जिसकी वजह से बाद में जो लोग अभी चाय पी के बाहर ही से आ ही रहे हैं वो अंदर आके बैठ रहे हैं और उस समय पे कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए। तो मैं ये जो जी टाइम कवर कर रहा हूँ मैं वही कर रहा हूँ कि अभी हमारी ऑडियंस वापस आ रही है, तो इस जी दौरान जी में बिल्कुल, ऐसी कोई बात ना हम कर लें जो किसी का इंटरेस्ट रहा हो तो मिस ना हो जी जी जाए। श्योर। ये इंटरवल की बात पे यही है, क्योंकि मैं इंटरवल से इतना घबराती हूँ कि कम से कम अपने 3 नाटकों में मैंने इंटरवल नहीं रखा। मैंने ओके नाटक को काट काट के इतना किया कि इंटरवल की जरूरत ही ना पड़े। So I have not kept an interval in any of my plays. तो मैम आप Coming ड्यूरेशन क्या रखती थी प्लेस की, अगर इंटरवल आप नहीं रखना चाह रही हैं? maximum 1 hour 40 minutes, उससे ज्यादा ओके नहीं, क्योंकि उसके बाद मेरा ख्याल the men can't sustain themselves. No, it's not. I don't think it's men. देखिए आप थिएटर गोइंग ऑडियंस की अगर आप बात करें, उसका एक एज, अगर आप एज प्रोफाइल निकालेंगे तो काफी मिडिल एज एंड हायर एज के लोग ज्यादा थिएटर देखने जाते हैं, यंगर पॉपुलेशन ज्यादा कम आती है थिएटर देखने। सो आप अगर किसी को कहें कि आप 2 घंटे 2.5 घंटे, आप 15 मिनट पहले भी आके बैठे, और अगर इंटरवल नहीं है आप उससे बोलो भाई आप 2-2.5 घंटे बैठे रहो और आपको रेस्ट रूम ना जाना पड़े, इट्स सस्टेनेबल नहीं है एक जी बियॉन्ड अ बिल्कुल, पर्टिकुलर एज, राइट? आई मीन दैट्स सिंपल बायोलॉजिकल फिनोमेना ऑफ द बॉडी। जी तो उसको एनाटॉमी जो आपकी है वो है। सो उसको सो ऑल्सो आज के दिन में जो माइंड शेयर की बात हम लोग करते हैं, किसी भी ऑडियंस को आप एक किसी नाटक में 2-2.5 घंटे बिठाने के लिए, माय गॉड यू नीड सम रियल कमिटेड ऑडियंस। कोई बैठने को तैयार नहीं है आज के दिन, सबके जी टाइम टाइम देख रहे होते हैं कि इतने बजे जाना है, यहाँ से ये करेंगे, अब एक बार निकले ही हैं तो नाटक देख के फिर बंगाली मार्केट जाएंगे, खाना खाएंगे या हम लोग जाएंगे कहीं एक लेट्स गो टू अ बार और पब। तो इतना वो सब चल रहा है कि आप किसी को इतनी देर भी ना बिठाएं कि उसका मन जी करे कि मैं काम फंस गया। So having said that, most of the classical productions are more than 2 hours, 2.5 hours, and you have to give an interval. लेकिन अगर आप एक नाटक 1.5 घंटे में सीमित कर दें, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स आई थिंक एक बार के लिए सर्च आया था, हाँ मैंने देखा बट था। आई थिंक जी जी जी, बट आई थिंक अब 30 के अराउंड ही कांस्टेंट हो हाँ गए ठीक हैं। है, इट्स ओके। जी तो मैम अगर आप चाहें तो आप जवाब हाँ दे सकती हैं। जी हाँ, तो आप कह रहे थे किसी मूवी की, मैंने किसी मूवी को कभी प्ले में अडेप्ट नहीं किया। हाँ, ओके उनको देखा जरूर है, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट हमेशा, स्क्रिप्ट ऐसा टोटली वो वाली स्क्रिप्ट उठा के मैंने नाटक नहीं किया है, मैंने हमेशा स्क्रिप्ट को अडेप्ट किया है। अब चाहे रन फॉर योर वाइफ था, उसमें क्योंकि मुझे होता है कि ऑडियंस के साथ वो रिलेट जरूर करनी चाहिए, मैं जो भी नाटक करूं ऑडियंस को समझ में आना चाहिए, उनके सर के ऊपर से गुजरना नहीं चाहिए,
उनको समझना चाहिए कि हाँ ये हमारे देश की बात है, ये मेरे शहर की बात है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो रन फॉर योर वाइफ में भी मैंने एड्रेसेस डाल दिए थे, कालका जी, मालवीय नगर, नाम भी डाले, तो इंडियन नाम अपने डाले, ताकि लोग मतलब उसको पहचान सकें और फिर एंजॉय कर सकें। सिमिलरली मर्चेंट ऑफ वेनिस में टोटली शेक्सपियरियन इंग्लिश में नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उसको सिर्फ जो जूस हैं या जो वेनिस के बाहर के लोग थे, जैसे शायलॉक था, उसकी बेटी थी, ये लोग शेक्सपियरियन में बात करते थे, बाकी सब लोग सिंपल इंग्लिश में बात करते थे, ताकि लोगों को वो नाटक समझ में आए। उसके लिए ऑब्वियसली रिसर्च बहुत करनी पड़ती है। शेक्सपियर इतने लंबे लंबे नाटक लिखते हैं, इतनी एंट्री एग्जिट्स, सो मच इज गोइंग ऑन, तो अगर एडिटिंग करनी है तो वो आपको काफी सारा मटेरियल देखना है। फिर हमने लंदन में ग्लोब थिएटर में भी जाके मर्चेंट ऑफ वेनिस देखा, ताकि उससे देख सकें कि कुछ आइडियाज हैं कि नहीं, पर आई फाउंड कि जो मैंने दिमाग में रखा हुआ था वही ये लोग वो पेश कर रहे थे, एक्सेप्ट कि वो पूरा एक लंबा नाटक था। और उसी तरह अब जब मैंने टुवर्ड्स जीरो किया, टुवर्ड्स जीरो के लिए स्क्रिप्ट हमें बहुत वीक सी लग रही थी, उसमें खैर हमने काफ़ी कुछ ऐड ऑन किया, किताब पढ़ी उसकी, उसके जो काफ़ी सारे सीरियल्स आए हुए हैं वो देखी, अगर मूवीज़ बेस्ड थी वो देखी, और फिर अल्टीमेटली जो हमने स्क्रिप्ट तैयार की उससे हमने नाटक पेश किया। अब कहना कि किसी फिल्म को अगर नाटक में बनाया जाए, मेरा ख्याल उसमें स्क्रिप्टिंग शायद आसान रहेगी, क्योंकि आपके डायलॉग्स लिखे हुए हैं, आपको वो चेंज नहीं करना है, लेकिन एडिटिंग और स्टेज डिजाइनिंग वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि हमारे कम से कम दिल्ली की मैं बात कर सकती हूँ, अपार्ट फ्रॉम किंगडम ऑफ ड्रीम्स जिसमें आप थोड़ा ऊपर नीचे स्टेज और ये वो कुछ कर सकते हैं स्टेज में, और बाकी तो हमारे स्टेज एक सिंपल प्लेन पे है, हमें उसी को ही थोड़ा ऊपर नीचे प्लेटफॉर्म दे, ये कर वो कर कर करके हमें डायमेंशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं। लेकिन फिल्म में तो आप क्या क्या डायमेंशंस दिखाते हैं, तो उसको सीमित करना एक स्टेज डिजाइनर के लिए मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंज एक्चुअली। पर उसमें आई थिंक द स्क्रिप्ट विल नॉट मेनली बी अ प्रॉब्लम, जस्ट द एडिटिंग एंड स्टेज मैनेजमेंट। I'll just add to that. अगर इस फील्ड को आप समझें, सो अब ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजीज इतनी मर्ज होती जा रही हैं कि यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इमेजरी इवन ऑन स्टेज। अदरवाइज फिल्म इज अ विजुअल मीडियम एंड थिएटर इज अ डायलॉग मीडियम, राइट? हमेशा से कहा जाता है कि थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम, उसमें डायरेक्टर को कुछ भी करवाना है वो एक्टर के थ्रू ही कहलवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, राइट? अगर एक डायरेक्टर थिएटर करते में अगर कुछ और चीजें करता है तो इसका मतलब उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी स्क्रिप्ट पे, और उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने एक्टर्स पे, क्योंकि वो एनहेंस करने के लिए दुनिया भर की और चीजें करने की कोशिश कर रहा है, राइट? So I think we are now good, but हमारी audience is still not there, so we'll have to get a Shakespearean jester in for some time. Yeah, I think they are increasing. वही मैंने जैसे बताया ना कि हर इंटरवल के बाद लाइटर सीन, और जब भी शेक्सपियर का है, आपसे बात कर रहा हूँ जब तक ऑडियंस आती है, जो लोग सुन रहे हैं, शेक्सपियर का एक हमेशा से एक बड़ा अच्छा मॉडल रहा है, इट्स अ टाइम टेस्टेड मॉडल, कि जब भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, जो ऑडियंस के दिमाग पे स्ट्रेस करेगा, उस समय पे शेक्सपियर हमेशा एक कॉमिक जेस्टर, एक क्लाउन एंटर करवाता था। कई बार उसका स्टोरी से कोई लेना देना ही नहीं होता, सडनली ये कैरेक्टर आया क्यों? अच्छा, उसके ऊपर फिर किताबें लिखी गई हैं शेक्सपियर पे, तो आप जानते हैं हर चीज का एनालिसिस होता है, पूरी की पूरी किताबें लिखी गई हैं कि ये कैरेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया। वो कैरेक्टर खाली ऑडियंस को रिलैक्स करने के लिए इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि अगर एक किसी सीरियसनेस से आदमी भरता जाएगा और दिमाग बिल्कुल क्लोज होता जाएगा, तो हाउ विल दैट पर्सन बी रिसेप्टिव? उसको रिसेप्टिव करने के लिए एक बीच में एक जेस्टर या क्लाउन या एक लाइटर सीन, कॉमिक सीन इन अ सीरियस प्ले डाला जाता था, ताकि ऑडियंस थोड़ी रिसेप्टिव हो जाए और फिर वापस बैक टू द ओरिजिनल थीम,
राइट। ये हमेशा से ये रहा है। फिल्मों में भी अगर आप ले लें, हमारी जितनी भी पुरानी फिल्में थी उसमें हमेशा एक कॉमिक कैरेक्टर होता था, चाहे वो महमूद हो, चाहे वो जॉनी वॉकर हो, चाहे वो जॉनी लिवर इन द रीसेंट टाइम्स। आज का तो खैर सारे ही एक्टर्स खुद ही कॉमेडियन हैं। जी। आई थिंक हमारा टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो आई वुड लाइक टू रैप इट अप। ड्रामा टेक की हम कर रहे थे, और उसमें एक पीरियड था हाइबरनेशन का, लाइक आई थिंक 1990 से 2000 के बीच का। तो उसके बारे में अगर आप संक्षेप में हमें कुछ बताना चाहें कि वो कैसे हुआ एंड देन कैसे आपने कम बैक किया। मैंने आपको वो बात समझाई थी कि अगर आप अपने करियर में चल रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि व्हेन द करियर टेक्स मोर इम्पोर्टेंस। अच्छा, क्योंकि हम सारे के सारे मोर और लेस प्लस माइनस 2-4 सेम एज ग्रुप के थे, राइट। जो बैचेस थे, जिन लोगों ने ये शुरू किया था वो 78 में पास आउट हुए, या हम 80 में हुए, कुछ 82 में पास आउट हुए। उसके बाद काफी नए आईआईटीएंस ज्वाइन होते रहे, लेकिन ज्यादातर जो मेन लोग हम लोग थे, जो लोग एक तरह से ड्रामा टेक चला रहे थे या पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो सारे के सारे उस समय अपनी करियर में ऐसी स्टेज पे पहुंचे जब उनके पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द करियर। सो हमारे कुछ फाउंडर मेंबर्स मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री उस समय पे, अराउंड 92। मैंने इंटरनेशनल असाइनमेंट्स ले ली फ्रॉम 92। मैं फिर वापस 2000 में ही लौट के आया। I was out of the country for those many years. इसी तरह से हमारे और कहीं मूव कर गया, जो हैं हमारे दिल्ली से बाहर चले गए या इतने अपने करियर में मशरूफ हो गए कि उनके पास फिर ये पैरेलली रन करने का टाइम नहीं था। तो ये वो 10 साल का आप जो कह रहे हैं हाइबरनेशन पीरियड। आई केम बैक टू इंडिया इन 2000 में जब वापस आए, और आके उस समय पे मैंने रैनबैक्सी छोड़ी और मैंने एक और अमेरिकन मल्टीनेशनल में आई वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस कंपनी। तो उस दौरान में 6-8 महीने में काम करने के बाद जब मैंने वो कंपनी का सारा संभाल लिया, मेरे पास सारा टाइम था अपने कंट्रोल में कि मैं अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करूं इन एडिशन टू बिजनेस। तो उस समय पे हम लोगों ने रीग्रुप किया अपने आप को, जितने भी हम लोग ड्रामाटेक के पुराने मेंबर्स दिल्ली में थे, और हमने अपने एज यूजुअल अपने आप को आईआईटी में रिक्रूट किया। कुछ आईआईटी के उस समय के फ्रेश लोगों को भी इन्वॉल्व किया, और हमने अपना एक नया नाटक उठाया। और 10 साल अगर आप स्टेज पे नहीं गए हैं या 8 साल नहीं गए हैं, तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपको फिर वापस उस स्टेज पे जाना है जिसने आपको पहले कॉन्फिडेंस दिया था। तो हम लोगों ने सेमिनार वापस सेमिनार हॉल में जाके प्ले किया, पहला शो किया, एंड देन वी ब्रांच्ड ऑफ बैक टू कमर्शियल थिएटर। नाइस, दैट्स ग्रेट सर। वेल आई थिंक सर काफ़ी टाइम हो चुका है, हमने टाइम भी एक्सीड कर दिया है, एंड थोड़ा सा शायद अभी भी थोड़ा नेटवर्क इशू है। सो आई थिंक सर हमें यहीं रैप अप करना चाहिए ये सेशन। एंड सर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहा होगा ये सेशन। अच्छा, एक चीज जो आपने मेरे से पर्सनली अलग से पूछी थी कि क्योंकि मेरी इन्वॉल्वमेंट फिल्म्स में भी है, राइट, और काफी है इनफैक्ट, बोथ एज एन एक्टर एज वेल एज अ प्रोड्यूसर। तो एक सवाल बार बार लोग मुझसे पूछते हैं, और आपने भी शुरू में मेरे से पर्सनली ये पूछा था कि ये कैसे आप डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज योर फर्स्ट लव, थिएटर, टीवी सीरीज या फिल्म्स। तो सिंस ये ऑडियंस हमारी काफी कॉमन है और उसमें कई लोग इस पशुपंज में फंसते होंगे, तो मैं क्योंकि बॉम्बे में भी एक मेरा प्यार रहता है, तो कई लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि मैं फिल्मों के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मैं टीवी सीरीज में काम करूँ ना करूँ, अगर टीवी सीरीज में चला गया तो फिल्मों में नहीं जा पाऊंगा, तो मैं कैसे करूँ और मैं थिएटर कैसे करूँ। तो उनके लिए मेरी एक बड़ी सिंपल सी एडवाइस रही है हमेशा, और मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 2 चीजें हैं कि आपका जो भी टैलेंट है उसको आप होल्ड अप रखें, उसको आप प्रैक्टिस करते रहें, और दूसरा आप सड़क पे ना आ जाएं, इसलिए आपके पास पैसा होना चाहिए। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। तो थिएटर से जो लोग इन्वॉल्व हैं, अगर वो थिएटर करते रहें, चाहे वो बॉम्बे हो चाहे दिल्ली हो, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती, क्योंकि थिएटर आपका
टैलेंट होल्ड अप रखता है हमेशा। नए नए कैरेक्टर्स आपको निभाने होते हैं और लाइव ऑडियंस के सामने निभाने होते हैं। और दूसरी तरफ आपको फिल्मों के लिए वेट करना है या टीवी सीरीज या वेब सीरीज में काम करना है, वो इज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज योर फाइनेंशियल सिचुएशन। टीवी इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग बट पेज वेरी वेल। तो अगर मेरी एडवाइस ज्यादातर लोगों के लिए ले रहती है कि खाली बैठ के बॉम्बे में कि मैं फिल्म का इंतजार कर रहा हूँ कि मैंने ऑडिशंस किए हुए हैं और फिल्मों का इंतजार कर रहा हूँ कब मिलेगी, इससे बेटर है कि अगर आपको खाने पीने के लिए पैसा चाहिए तो आप टीवी सीरीज करते रहिए और साथ में फिल्मों के लिए ऑडिशन करते रहिए। और अगर आपके पास बहुत पैसा है और आपको लगता है आप में टैलेंट है कि आप फिल्मों में ही जाके काम करना चाहते हैं, तो फिर आप ऑडिशंस करते रहिए और आपको फिल्मों में ब्रेक मिलेगा। बाकी आफ्टर दैट द टैलेंट टेक्स ओवर। So simply that. The other part I wanted to cover was at what is the right time to branch off and say कि इसमें मैं करियर बनाना चाहता हूँ, right? उसका मैंने एक तरह से शुरू में भी आंसर दिया था, वो ये था कि अगर आपको अपने टैलेंट पे भरोसा है, मतलब आपको बहुत ही अच्छा होना चाहिए, you have to be among the top 1 or 2% in that talent. You cannot be among the top 50%. अगर तो आप उसको एज अ हॉबी रन करना चाहते हैं तो यू कैन बी अमंग द टॉप 50% 60% एज अ टैलेंट, राइट? लेकिन अगर आपको उसको अपना करियर बनाना, यू हैव टू बी अमंग द टॉप 1% और 2% इन दैट टैलेंट। तो अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल पे हैं, तब आप ब्रांच ऑफ करके किसी भी टाइम जा सकते हैं एंड यू कैन मोनेटाइज इट एंड बिकम सक्सेसफुल इन दैट करियर। और हमारे आईआईटी के कई बच्चों ने ऐसा काम किया भी है, राइट? जो आज के दिन खाली फिल्मों में हैं और उन्होंने अपनी अच्छा करियर बना लिया वहां पे। लेकिन अगर आपको अपना उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, then in that case it is better that you bank enough and then enter into the field as a hobby. जी बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू सर। एंड आई होप कि हमारे ऑडियंस जो हैं उनके भी मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे उन्हें। एंड काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था ये। तो एक बार फिर से सर एल्केमी की तरफ से सर मैम, मैं आप दोनों का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। You took out time and thank you so much for joining us. So thank you so much, sir. Thank you to Nikhil and thank you to Alchemy to bringing us on. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye sir. Bye ma'am.